Hello everyone, welcome to Civil Staff. My name is Vinay Joshi and today we will be discussing how we are supposed to approach Indian society with respect to PCS mains. तो जब हम इंडियन सोसाइटी को देखते हैं, आज हमने डिस्कस करना है कि क्या इंडियन सोसाइटी की पीसीएस मेंस के जीएस 1 में वेटेज रही है और अगर इंडियन सोसाइटी से सवाल पूछे गए हैं तो क्या वो जो सिलेबस है क्या प्री डिफाइंड सिलेबस के अंदर से ही सवाल पूछे गए हैं, क्या अभी तक 3 बार जब हम पीसीएस मेंस को देखते हैं नए पैटर्न के अनुसार कंडक्ट किया जा चुका है, तो अगर वो सवाल पूछे भी गए हैं तो सिलेबस के कौन से वे एरियाज हैं जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन पुट अप सो फार और अभी तक कौन से वो एरियाज हैं जो स्टिल दे आर अनटच्ड। तो कैसे अब हमें उनको भी अप्रोच करना है क्योंकि वी नीड टू एंटिसिपेट द पेपर। अगर हम पीसीएस के ट्रेंड को देखें पर्टिकुलरली विद इंडियन सोसाइटी, तो एवरी ईयर दे हैव चेंज द डायमेंशन। उन्होंने कभी भी सवालों को बहुत रिपीट नहीं किया। जो एरियाज अभी तक अनटच्ड है उनसे जरूर सवाल पूछे हर साल। तो पेपर वाज वेरी वेरी बैलेंस्ड और कभी भी पुराने सवालों को रिपीट अभी तक नहीं किया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो उन प्रैक्टिस में हमने देखना है कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उनको प्रैक्टिस करते हुए कि दीज क्वेश्चंस विल बी रिपीटेड अगेन बाय पीसीएस। तो बस इन क्वेश्चन से हमें ये आइडिया जरूर लग जाएगा कि अब कौन से एरियाज हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जहां से इस साल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर आई वुड लाइक टू मेंशन कि जस्ट पिक अप यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सोसाइटी। दोस क्वेश्चंस आर वेरी इंट्रिकेट और कठिन सवाल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं क्वेश्चंस फॉर्मेशन। उन क्वेश्चन से आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि पीसीएस के भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो नियरली 60 to 65% ऑफ द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आप एकदम से लिख लें। तो क्वेश्चन कठिन है, उनको एक थॉट प्रोसेस लगेगा, एनालिसिस लगेगी, फिर जाके आप उन्हें अपने पेपर पे उतार सकते हो। सेकेंडली, जो कुछ एक क्वेश्चन है जो 30 to 35% क्वेश्चन हैं, वो कुछ हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सरल थे। ऑलराइट, तो ये अभी तक उनका कॉम्पोजिशन रहा है कठिन और सरल का। तो क्योंकि मोस्ट द इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स द डिफिकल्ट क्वेश्चन, so it is the high time we should pick up the question from UPSC. And moreover, with the when we observe this year prelims paper of PCS, तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं यूपीएससी को रेप्लिकेट करने का एक प्रयास भी था। तो इन ट्रेंड्स को देखते हुए इट इज सजेस्टेड कि जस्ट पिक अप द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर यूपीएससी। फ्रॉम देयर यू कैन गेट अ फेयर आइडिया कि कौन से अभी भी वो डोमेन हैं जिनसे सवाल नहीं पूछे गए हैं और अगर पूछे भी जाएंगे सवाल तो ये शायद लाइन ऑफ थॉट है जो पीसीएस टो कर सकता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चंस कुड बी अ गुड हंट। अच्छा चलो, कमिंग बैक टू द मेन थिंग। तो आज हमने वेटेज डिस्कस करनी है सोसाइटी के डोमेन की कि कितनी वेटेज है जीएस 1 में। सेकेंडली हमने डिस्कस करना है व्हाट इज द सिलेबस और अगर इस सिलेबस को अप्रोच करना पड़े तो हम कहां से अप्रोच करेंगे, सिलेबस को कहां से देखेंगे, कहां से नोट्स बनाएंगे, कितना करंट ओरिएंटेड है या कितना स्टैटिक ओरिएंटेड है। थर्ड पार्ट इज फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डोमेन वाइज देखेंगे कि ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, कम क्वेश्चन कहां से पूछे गए। तो इन सब को देखते हुए फिर हम अपनी एक अप्रोच बनाएंगे या अपना एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से पेपर को अप्रोच किया जाए। ऑलराइट, चलो कमिंग बैक टू द मेन थिंग। अगर सोसाइटी में देखें 3 साल पीसीएस कंडक्ट किया गया था 2013, 15 और 18 में। तो 250 मार्क्स का जीएस 1 है, उसमें सोसाइटी एक डोमेन है। तो नियरली 70 वाज द लोएस्ट पार्ट। जब 2015 में 70 नंबर का पूछा गया है ये पेपर, हाईएस्ट इज 88 मार्क्स और नियरली 90 मार्क्स। तो रेंज इज 250 के 1/3, वी विल से कि 70 80 के अराउंड 1/3 आ जाएगा। तो नियरली 1/3 इसकी वेटेज है विद रिस्पेक्ट टू जीएस 1। लेकिन अगर हम सिलेबस को देखें तो द सिलेबस ऑफ सोसाइटी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के कंपैरेटिवली स्मॉल है, सिलेबस इजी है, सीधी है चीजें, बहुत कठिन नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑलराइट, जैसे ज्योग्राफी इज वेरी कॉन्सेप्चुअल, हिस्ट्री के अंदर क्या है कि पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है। मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट है, मेडाइवल है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, पंजाब हिस्ट्री है। तो ये सारा मिला के हिस्ट्री के कंटूर्स है। तो अगर देखें तो हिस्ट्री इज अ वेरी वेरी वास्ट, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियन सोसाइटी इट इज अ वेरी स्मॉल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, थोड़ा सा पढ़ोगे, शिद्दत से पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड रिवॉर्ड। मोर ओवर, अगर एसेज को देखें तो एवरी ईयर एन एसे इज पुट अप फ्रॉम द डोमेन ऑफ इंडियन सोसाइटी। सोशल इश्यूज के डोमेन से एसेज जरूर आते हैं, तो उस रिगार्ड में भी इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के अंदर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए या आपके पर्सपेक्टिव को बिल्ड करने के लिए इंडियन सोसाइटी इज अ वेरी वेरी गुड सब्जेक्ट। ऑलराइट, तो इन सारे होराइजन्स के अंदर हम इंडियन सोसाइटी को पढ़ने का एक प्रयास करेंगे। चलो, कमिंग टू द अनदर एस्पेक्ट, फर्स्ट इज द वेटेज, कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि 1/3 के अराउंड इंडियन सोसाइटी की वेटेज है, तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। जो जनरली एस्पिरेंट करते हैं, दे पुट अप ऑल देयर फोकस ओवर geography, history, polity and economy, which are considered as the big four for the examination. Yes, these are big four, but we cannot undermine the rest of the subjects which are equally important when it comes to their weightage in the examination. तो वो भी उतने ही जरूरी हैं और उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पार्ट इज, now look at the syllabus of Indian society. According to the PCS, they have verbatimly copied the syllabus of UPSC CSE. तो यूपीएससी के पूरे सिलेबस को उन्होंने कॉपी किया है। वन थिंग दे हैव पुट अप मोर इज, अदर देन इंडियन सोसाइटी, उन्होंने थोड़ा सा एथिक्स के सिलेबस को भी उठा के सोसाइटी के साथ अमलगमेट कर दिया है। तो अब इन दोनों को क्लब करके सोसाइटी का सिलेबस थोड़ा सा यूपीएससी से बड़ा हो जाता है कि एथिक्स का भी पोर्शन है और जो सो कॉल्ड इंडियन सोसाइटी का यूपीएससी में पोर्शन था वो भी इसके अंदर डाल दिया गया है। अच्छा, अब इंडियन सोसाइटी के सिलेबस को मैं रीआइटरेट कर रहा हूं और इन्हीं के साथ मैं आपको इनको कहां से पढ़ना है, इन टॉपिक्स को कौन से सजेस्टेड सोर्सेज है वहां से पढ़ना है, वो भी मैं इधर एक बार आपको मेंशन कर दूंगा। प्रेफरेबली क्लास 11th एंड क्लास 12th सोशियोलॉजी एनसीईआरटीज आर रिकमेंडेड फॉर इंडियन सोसाइटी। ये अच्छी किताबें हैं, एक फाउंडेशन बिल्डिंग करने के लिए बहुत ठीक किताबें हैं, तो इनको अवश्य पढ़िए। इट इज अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, क्लास 11th एंड क्लास 12th सोशियोलॉजी एनसीईआरटीज आर वेरी मच रिकमेंडेड फॉर अवर इंडियन सोसाइटी पार्ट। Moreover, I am not suggesting any standard books for Indian society because all the books which have been come up, which are there in market, I have gone through all of them and none of them is worth reading. So it is a big waste of time कि उन किताबों से बस समय खराब होगा आपका। Go through the NCERTs, go through the previous year questions of UPSC and Punjab PCS and go through the newspaper of 1 year, go through the current affair. From there you can get a fair idea कि कौन से इश्यूज पॉप अप हुए थे पिछले एक साल के अंदर, एंड दोज इश्यूज आर यस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। अदरवाइज स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी शेयरिंग वेरी वेरी गुड नोट्स ओवर अवर टेलीग्राम चैनल। हर टीचर अपने सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव बहुत सारे नोट्स शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल में। आई एम गोइंग टू शेयर माई नोट्स ऑफ एथिक्स, Indian society and internal security over the channel. We will be going to share the current affair analysis or the current affair news in of these 5, 6, 7 months on our channel. तो वो news आपके लिए important है, वो current issues आपके लिए important है from the perspective of yes your examination. Alright, चलो coming to the syllabus part. The first line of the syllabus very straightforward, yes, but it is very very deep. Salient feature of the Indian society. हर साल अभी इसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो वी विल सी कि अभी तक 3 सालों के अंदर 4 से 5 सवाल पर्टिकुलर इस टॉपिक से पूछे गए हैं। दैट इज द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि मुख्य तौर पे क्या वो फीचर्स हैं, क्या वो एट्रीब्यूट्स हैं जो इंडियन सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। तो कुछ एक मैं इधर अगर आपसे नाम लूं तो वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इज द कास्ट सिस्टम। द कास्ट सिस्टम, just mention it here, it is the most important topic for this year means, क्योंकि अभी तक कास्ट सिस्टम से पीसीएस ने सवाल नहीं पूछा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जो अभी तक अनटच्ड हैं, इसलिए वो अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पीसीएस जनरली रिपीट नहीं कर रहा एरियाज। तो अभी तक क्योंकि बहुत कम समय 3 बार ही पीसीएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, तो अभी काफी सारे एरियाज हैं जो अनटच्ड हैं। तो प्रोबेबली फॉर दिस टाइम पीसीएस इज गोइंग टू कवर दोज एरियाज व्हिच हैज बीन लेफ्ट अनटच्ड सो फार। तो वन इज कास्ट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इज पैट्रियार्की। ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपकी क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटीज में मेंशन है, बहुत ब्यूटीफुली रिटन एनसीईआरटीज आर वेरी गुड क्वालिटी कॉन्सेप्ट, जस्ट गो थ्रू दैट। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया।
which they have mentioned explicitly in your syllabus, diversity of India. जब इंडियन डाइवर्सिटी की बात करें तो वी विल सी वी आर हैविंग डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लिंगुअल। तो डाइवर्सिटी में एक सवाल आया है जो हम डिस्कस भी करेंगे। तो एक ही सवाल है लेकिन बहुत अंदर डिटेल्ड सवाल नहीं पूछा गया अभी तक। तो डाइवर्सिटी इज यस वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिंगुअल डाइवर्सिटी इज देयर इन इंडियन सोसाइटी, cultural diversity is there in Indian society. We could see it is a kaleidoscope of various culture, the Indian mainland. The racial diversity is there. We are having Mongoloid, Negrito, Aryan, Paleo-Mediterranean. Many more races are residing in India. One more thing is we are having very important religious identity. We are religious diversity. तो दीज आर दी 4 इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटीज ऑफ इंडिया। तो इनसे अभी तक सवाल नहीं पूछा गया। एक सिंपल सवाल है विच वी विल बी डिस्कसिंग, अदरवाइज बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे। ऑलराइट, द फोर्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द अगेन आई एम रिपीटिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर, एट्रीब्यूट ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, पैट्रियार्की, डाइवर्सिटी। वन वेरी इंपॉर्टेंट इज जॉइंट फैमिली। अच्छा, जॉइंट फैमिली से 2 सवाल पूछे जा चुके हैं, तो हो सकता है जॉइंट फैमिली रिपीट ना हो, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। तो जॉइंट फैमिली इज येट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये कैसे पता चला हमें कि ये सारे एस्पेक्ट हैं? व्हाइल ऑब्जर्विंग द डिफरेंट एनसीईआरटीज और द गुड रेफरेंस बुक्स फॉर सोशियोलॉजी, वहां से ये सारा निकल के आता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। पढ़ना कहां से है? मोस्टली इट हैज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटीज ऑफ सोशियोलॉजी। ऑलराइट, चलो सेकंड एस्पेक्ट इज रोल ऑफ विमेन एंड विमेन ऑर्गेनाइजेशन, और वी कुड से इश्यूज रिलेटेड विद विमेन इन इंडिया। तो इससे पहले भी सवाल आ गए हैं, 2 से 3 सवाल प्रीवियसली पीसेस पूछ चुका है और शायद आने वाले समय में भी पूछेगा। तो विमेन को लेके इंपॉर्टेंट है, सारी स्कीम्स हमें पढ़नी है। अच्छा, हर टॉपिक के करस्पॉन्डिंग वन थिंग इज वेरी क्लियर, गवर्नमेंट हैज फ्लोटेड many schemes for particular section of a society. These has been put under the domain of welfare schemes, और ये मेंशन किया है पीसीएस ने अपने सिलेबस में। तो हमने देखना है कि अगर विमेन एक चंक है हमारी सोसाइटी का, तो व्हाट आर द वेरियस स्कीम्स व्हिच हैज बीन फ्लोटेड बाय द नेशनल गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विमेन इन द सोसाइटी। There are many schemes for the upliftment of downtrodden, which PCS has asked one time कि downtrodden और so called untouchables या schedule caste के लिए क्या स्कीम फ्लोट करी है सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वाली भी स्कीम हम इन पर्टिकुलर टॉपिक के करस्पॉन्डिंग ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने स्कीम्स को भी अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए अप्रोच करना है। Alright, now looking at the issues related with the women, ये कहीं ना कहीं पैट्रियार्की के साथ भी लिंक है। अगर इंडिया के अंदर हम देखें कि इतने सारे विमेन के इश्यूज हैं, बी इट द डोमेस्टिक वायलेंस, बी इट द सेक्सुअल वायलेंस एट द वर्क प्लेस एंड मेनी अदर इश्यूज ऑफ द विमेन, जिसके रेप्लिकेशन हम देखते हैं, चाहे अंडर पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी एंड पॉलिटी एंड द सोसाइटी है, चाहे ग्लास सीलिंग इफेक्ट है विमेन को लेके। तो ये जो भी इश्यूज हैं विमेन के, वो पैट्रियार्की से काफी हद तक ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये पीसेस हैज आस्क्ड इट वेरी एक्सप्लिसिटली कि विमेन के लिए इतनी सारी स्कीम इंडिया में बन चुकी है, येट द विमेन इन इंडिया आर लेफ्ट बिहाइंड और अभी भी डेवलपमेंट प्रोसेस से बहुत दूर है। तो व्हाट आर द पॉसिबल रीजन? पैट्रियार्की इज यस वन ऑफ देम, एंड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी सिग्निफिकेंट एंड द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन behind the backwardness of the women in India in every domain. All right, now moving ahead to the another aspect, that is the population and associated issue. Yes, it is given in your class 12th NCERT of sociology कि population के अलग अलग चंक हैं, जैसे जुवेनाइल इज अ चंक इन पॉपुलेशन, ट्रांसजेंडर अभी तक इसको पीसीएस ने टच नहीं किया है। पीसीएस ने बहुत सिंपल पूछा है कि रूरल अर्बन पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके पीसीएस ने बड़ा सिंपल क्वेश्चन अभी तक पूछा है, लेकिन अभी तक गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ट्रांसजेंडर, LGBTQ जिसके ऊपर रीसेंट जजमेंट है, तो ये सारे अब इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर।
जुवेनाइल, क्योंकि जुवेनाइल के इतने सारे केसेस हमारे सामने आए हैं, चाहे वो रेप केसेस हैं, चाहे एनी अदर केसेस हैं जुवेनाइल को लेके, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। ऑलराइट, ये एक और टॉपिक पीसीएस ने दिया है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दीज आर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इनके लिए हमने स्कीम और ज्यादा पढ़नी है। तो पॉपुलेशन रिलेटेड इशू में एक और इंपॉर्टेंट है डिसेबल्स। तो डिसेबल्स भी हमारी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इनके लिए बहुत सारी स्कीम बनाई गई है और बनाई जानी चाहिए। तो उसको लेके भी अब ये इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यूपी अभी तक पीसीएस ने टच नहीं किया। तो आई एम रिपीटिंग हियर अगेन, दी जुवेनाइल, ट्रांसजेंडर दैट इज एलबीटी बीक्यूटी, ये इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। तो एंड डिसेबल्स ये अभी वल्नरेबल सेक्शन है। ओल्ड एज, जस्ट राइट वन ऑफ देम इज ओल्ड एज। ये सारे पॉपुलेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं हमारे पास। अदर चंक्स हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, चाहे वो विमेन है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दीज आर आल्सो वल्नरेबल सेक्शंस। इनको हम अदरवाइज भी सिलेबस के तौर पे कंसीडर करेंगे और डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ कमिंग बैक एंड कमिंग टू द अनदर एस्पेक्ट, urbanization, the issues related with it and their remedies। वर्बेटिमली यूपीएससी का सिलेबस है, पहले भी इससे सवाल पूछा गया है। स्लम डेवलपमेंट को लेके पीछे से एक बार सवाल पूछ चुका है। आज की डेट में अगर सवाल आएगा तो स्मार्ट सिटीज को लेके आ सकता है, जो यूपीएससी में आ चुका है। तो स्मार्ट सिटी वाले कॉन्सेप्ट है, चंडीगढ़ प्लानिंग के कॉन्सेप्ट हैं, या सैटेलाइट टाउन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। अब ये सारे कॉन्सेप्ट भी पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, वेरी वेरी बिग टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले भी सवाल पूछा गया है, अभी तक सिंपल सवाल है। अच्छा, ये पर्टिकुलर टॉपिक इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यू आर सपोज टू कवर दिस टॉपिक फ्रॉम क्लास 12th, जस्ट राइट इट डाउन, क्लास 12th पॉलिटी एनसीईआरटी। पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 2, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसके अंदर कोल्ड वॉर वाले एरा दिए हुए हैं। वहां पे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बहुत खूबसूरत एक चैप्टर है, इंडियन सोसाइटी में उसके रेपरकशन भी है, और आपकी सोशियोलॉजी वाली एनसीईआरटी में भी ग्लोबलाइजेशन दिया हुआ है, वहां से भी पढ़ना है। इन दोनों को जब क्लब करोगे, आपको कॉन्सेप्ट और फिर इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ओवर द इंडियन सोसाइटी। जब ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी में हम एप्लीकेशन देखते हैं सोसाइटी में, तो हम देखते हैं कि सोसाइटी में विमेन पे क्या प्रभाव पड़ा, पुअर पीपल पे क्या प्रभाव पड़ा, या ओल्ड एज लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव है, या अगर हमारे कोई और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आता है ग्लोबलाइजेशन का। तो इंडियन सोसाइटी एंड ग्लोबलाइजेशन को हमने फ्यूज करना है और फिर पढ़ना है पेपर के पर्सपेक्टिव से। ऑलराइट, चलो कमिंग टू द अनदर पार्ट, दैट इज द सोशल एम्पावरमेंट। सोशल एम्पावरमेंट का मतलब है कि सोसाइटी के वे हिस्से या वे लोग, वो वर्ग जो पिछड़ चुका है डेवलपमेंट में, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको एम्पावर करने के लिए क्या कर रही है। तो वे लोग कौन है, विमेन्स, छोटे बच्चे, उनके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत ध्यान देती है, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत गवर्नमेंट ध्यान देती है, या अन्य वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये ऑलरेडी टॉपिक हम अलग अलग फॉर्म में कवर करेंगे, सोशल एम्पावरमेंट। ऑलरेडी तो एक्सप्लिसिटली अकेले इस टॉपिक को नहीं पकड़ेंगे, हम इसको अलग अलग चंक के द्वारा पिक करेंगे। नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये अगर आपको कवर करना है, सेकुलरिज्म एंड कम्युनलिज्म, कवर इट फ्रॉम योर क्लास 11th पॉलिटी एनसीईआरटी, सेकंड लास्ट चैप्टर और द लास्ट चैप्टर इज देयर, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर एक टॉपिक है फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे सेकुलरिज्म एज अ फिलोसॉफी समझाई। ऐसा ही एक चैप्टर क्लास 8 की एनसीईआरटी में है, सेकुलरिज्म, अगेन द एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी। तो सेकुलरिज्म पॉलिटिकल टॉपिक से हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में उसका सोसाइटल इंप्लीकेशन देखेंगे कि सोसाइटी में सेकुलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट होता है, गवर्नमेंट कैसे इंप्लीमेंट करती है, और सोसाइटी अभी भी कैसे तैयार नहीं हुई सेकुलरिज्म को लेके, क्योंकि बिकॉज मेनी मेनी आई वुड से फ्रैक्चर्स आर देयर इन द इंडियन सोसाइटी। तो सेकुलरिज्म इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच डिमांड्स कि at least one should be very open minded, one should be very liberal, or one should be very accommodating with the idea of diversity। तो अगर आप accommodating नहीं है diversity को लेके, तो सेकुलरिज्म कहीं ना कहीं खतरे में आ जाता है, and it turned out into with the communalism, कि where communities come into confrontation with each other।
So this is how we will see the things. So it is an important topic. A question has been asked previously in PCS. Question was very intricate. It was a single line question, yet it was very difficult to crack. तो PCS के स्टैंडर्ड को पहले भी कम मत समझो कि पहले भी जो PCS में क्वेश्चंस वर नॉट वेरी सिंपल कि आप मुंह उठा के जाके पेपर दे दोगे और यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स. इट विल नॉट वर्क लाइक दैट. ठीक है, तो एफर्ट डिमांडिंग है, सीट्स कम है, कंपटीशन इज हाई. ऑलराइट, चलो लास्ट पार्ट इज रीजनलिज्म. Earlier also question has been put up from this domain, regionalism versus globalization. So we need to understand the topic of regionalism then. Alright, this was the first chunk of Indian society, first part of Indian society जो यूपीएससी से सिलेबस पिक किया है. सेकेंड पार्ट है जो इंडियन सोसाइटी के अंदर ही डाल दिया गया है पीसीएस ने, दैट इज फ्रॉम द डोमेन ऑफ एथिक्स. सिंपल है, 3 टॉपिक है, उन्हीं को कवर करेंगे. लेट्स गो थ्रू देम. Yeah, first one is ethics, its determinants, consequences and dimensions. Again I am repeating, dimension, consequences and determinants of ethics. एक ही सवाल आया है आज तक, यहाँ से सरल था सवाल, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे क्योंकि अब यूपीएससी के लेवल पे जाएंगे ये लोग. तो हमारे पास पहले से ही लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड डोमेन्स हमें डिफाइंड होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वी विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड विद द एग्जामिनेशन. ऑलराइट, अच्छा, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कोट करने की जरूरत पड़ती है. एथिक्स में कभी भी आपने अपनी स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है. तो एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अ टॉपिक विच विल बी आस्क्ड इन केस स्टडीज एज वेल. ऑलराइट, चलो सेकंड पार्ट ऑफ एथिक्स इज जिसमें वैल्यू सिस्टम कैसे बिल्ड होता है एक इंडिविजुअल का. वैल्यू सिस्टम है कि आपके बिलीफ, आपका फेथ या आपकी जो वैल्यू जब स्टेब्लिश्ड होती है आपके अंदर, तो उनको कौन प्रभावित करते हैं और वो वैल्यू कैसे बनती है. सबसे पहले आपका कोई वैल्यू सिस्टम है, आपका एक वैल्यू सिस्टम है कि आप मंदिर में जाके पूजा करो. तो ये वैल्यू सिस्टम कहां से आया? आपके पेरेंट्स से आया, आपके समाज से आया. तो आपका वैल्यू सिस्टम निर्धारित करने वाले होते हैं प्रायोरिटी पे. नंबर फर्स्ट इज योर फैमिली, सेकेंड इज योर सोसाइटी. फैमिली में हम ज्वाइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली को भी ले लेते हैं, हम आपके रिश्तेदारों को भी इसमें कंसिडर करते हैं. नेबर, सेकेंड इज सोसाइटी. सोसाइटी के डोमेन है योर नेबर्स, योर पीयर ग्रुप, या जिस समाज के अंदर, जिस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आप रहते हो, वो भी सोसाइटल एनवायरनमेंट है. थर्ड इज योर एजुकेशन, कि एजुकेशन में किस प्रकार से वैल्यू इंपार्ट हो रही है, वो भी इंडिविजुअल माइंड को शेप करता है. ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ह्यूमन वैल्यू के, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जो ह्यूमन वैल्यू को शेप में लेकर आते हैं. सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस वैल्यू सिस्टम इज कि बहुत सारे हिंदुस्तान में रिलीजियस लीडर्स, सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं जिन्होंने कई सारे डोमेन्स में कंट्रीब्यूट किया, डायमेंशन में कंट्रीब्यूट किया है. वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन वाज इन द डोमेन ऑफ एथिक्स एंड वैल्यू सिस्टम. तो इन पीसेस ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किए हैं कुछ रिफॉर्मर्स को, उनको अवश्य पढ़ना है, उनके कंट्रीब्यूशन को अवश्य पढ़ना है. अर्लियर पीसेस हैज आस्क्ड एन क्वेश्चन फ्रॉम द डोमेन ऑफ फ्रॉम विवेकानंदा's कंट्रीब्यूशन, और विवेकानंदा के एथिकल डायमेंशन को टच किया है. बहुत सारे रिफॉर्मर्स अभी भी कोट किए हैं, गुरु नानक देव हैं, ज्योतिबा फूले हैं, कबीर हैं. इन सबको जिनका पर्टिकुलरली पंजाब वाले रीजन में इन्फ्लुएंस रहा है, या पैन इंडिया में जैसे बुद्धा है, महावीर है, जिनको सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ 6th सेंचुरी BCE बोला गया है, तो उनको भी कवर किया है. तो इन सबके एथिकल डायमेंशन को हमने कवर करना है. इनकी टीचिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए. एटलीस्ट अगर 10 नंबर 15 नंबर का सवाल पूछा गया, वी कुड एबल टू राइट एटलीस्ट 150-200 वर्ड्स. ठीक है, तो इतना तो हमें सबको पढ़ के जाना है, सरल है, अदरवाइज इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. लास्ट पार्ट फॉर द एथिक्स इज व्हिच आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, कि जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, उन सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम फ्लोट करती है. तो फर्स्टली हमें देखना है कि वल्नरेबल सेक्शन कौन से हैं. वी नीड टू आइडेंटिफाई देम. वी नीड टू आइडेंटिफाई what are the challenges which these section of the society are facing. Thirdly, what are the remedies or what are the schemes which government has come up with at least to alleviate these section of the society. तो इन सारी स्कीम्स को, इन सारे डेवलपमेंट मेजर्स को हमने समझना है. लास्ट पार्ट इज गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है सोशल सेक्टर में, पर्टिकुलरली हेल्थ एंड एजुकेशन. ये ऐसे सेक्टर हैं जो ह्यूमन रिसोर्स बनाते हैं, या जिसको बोले डेमोग्राफी को डेमोग्राफिक डिविडेंड देते हैं. ये सारे फैक्टर की अगर व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है
और व्यक्ति की एजुकेशन लेवल अच्छा है, तो he or she could contribute effectively and efficiently in the society, in the development of a nation and in the economic development of a nation. तो इन सारे डायमेंशंस को, सेक्टर्स के, सोशल सेक्टर्स के डायमेंशन को हमने कवर करना है। तो सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, लेकिन अच्छी बात क्या है, ये सारी ही चीज, ये सारे ही पार्ट्स आपके अखबारों में, न्यूज़पेपर में कवर होते हैं। जो भी आप जनरल स्टडीज में अदरवाइज भी पढ़ाई करते हैं, वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। ऑलराइट, तो हमने देखा कि सोसाइटी की क्या वेटेज है। सेकेंड पार्ट में देखा कि सिलेबस प्राइमरीली हमारी सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी से और कुछ हद तक हमारी पॉलिटी के एनसीईआरटी से कवर होता है, और काफी सारे इसमें जो डायनेमिज्म है वो न्यूज या करंट अफेयर कवर करके दे रहा है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द कुछ क्वेश्चंस पे एक बार दृष्टि डालते हैं, किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। The first part is salient feature and the diversity of India। इसमें से 4 सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। 4 सवाल काफी ज्यादा हैं, 3 बार पेपर हुआ है, 4 सवाल आ गए हैं, तो ऑलमोस्ट इट कुड बी ऑब्जर्व कि हर साल एक सवाल इस डोमेन से आया है। मीन्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमेन है व्हेन इट कम्स टू पीसेस। तो जैसा कि मैंने बताया, अभी कास्ट सिस्टम पिक नहीं हुआ, पेट्रियार्की पिक नहीं हुआ, डाइवर्सिटी में लिंगुअल, रेशियल, रिलीजियस इन डाइवर्सिटीज को टच नहीं किया गया है। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, चलो अब इसमें देखो, एक क्वेश्चन हम पकड़ते हैं, बहुत सिंपल है। डिस्कस द डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी विद रेफरेंस टू यूनिटी एंड प्लूरलिज्म। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि यूनिटी के कौन से वो एलिमेंट है, कौन से वो एलिमेंट है जो डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, कौन से वो एलिमेंट है जो डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी को प्रमोट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत सवाल, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। सी, इज डाइवर्सिटी अंडर थ्रेट इन इंडिया? ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। यू कैन टेक एनी स्टैंड प्रोवाइडेड यू नीड टू जस्टिफाई योर स्टैंड। ऑलराइट, तो ये हमने ध्यान देखना है कि क्या आपने स्टैंड पकड़ना है और उसको जस्टिफाई कैसे करना है। इसमें देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, इट इज जस्ट द नैरेटिव एंड हाउ यू सपोर्ट योर आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द कांसेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिलीज डिसअपियरिंग इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू अर्बनाइजेशन? सी द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। दो टॉपिक को कनेक्ट किया, अर्बनाइजेशन एंड जॉइंट फैमिली पे, उसके इंप्लीकेशन को टच किया गया है। गुड क्वेश्चन इज, last part is, Indian society is a system of cognitive structure. Very good question. How far do you agree with this statement? So again a opinion based question. You can take any side, but you should at least know what is cognitive structure. तो यह हमें पता होना आवश्यक है। तो cognitive structure is like the identities which we carry. Identities is like कि जैसे मैं अपनी आइडेंटिटी कैरी करूँ कि एक मेरी कास्ट आइडेंटिटी है, एक मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी है, एक मेरे रीजन की आइडेंटिटी है, एक मेरी इकोनॉमिक क्लास की आइडेंटिटी है। तो इतनी सारी आइडेंटिटीज में एक व्यक्ति बंधा होता है। एक मेरी जेंडर आइडेंटिटी है, तो 5 आइडेंटिटी मैं कैरी कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से इंडियन सोसाइटी को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोला गया है। कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति बोला है जो मल्टीपल आइडेंटिटीज को एक साथ कैरी करता है, इसलिए कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द नेचर ऑफ क्वेश्चन विच पीसेस इज पुटिंग अप। सरल भी है, कठिन भी है, ओपिनियन बेस्ड भी है, और कहीं ना कहीं दिमाग का एप्लीकेशन भी है। ऑलराइट, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड वी विल बी स्टार्टिंग विद द डिटेल डिस्कशन ऑफ सिंगल टॉपिक विद मल्टीपल क्वेश्चंस। हम हर टॉपिक को पिक करेंगे, हर डोमेन को पिक करेंगे, लाइक ज्योग्राफी, सोसाइटी, एथिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके कई सारे सवालों को करेंगे, उनके स्ट्रक्चरिंग पे काम करेंगे। एज इफ फॉर नाउ मैं 3 आपको इंपॉर्टेंट मूल मंत्र बता रहा हूं आंसर राइटिंग के। 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स याद रखो आंसर राइटिंग के, आपका आंसर बहुत बेहतरीन बनेगा। जस्ट राइट इट डाउन। कभी भी आंसर लिखते वक्त इन 4 चीजों का बहुत ध्यान रखना। नंबर फर्स्ट इज स्ट्रक्चर। योर आंसर शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड। जिस लय में क्वेश्चन पूछा गया है उसी लय में क्वेश्चन को आंसर करना है। अगर कोई डायरेक्टिव है तो उस डायरेक्टिव का ध्यान रखना है। इफ दे आर आस्किंग योर ओपिनियन, आपने उसी ढंग से क्वेश्चन को शेप करना है। इफ दे हैव गिवन डायरेक्टिव लाइक क्रिटिकली एग्जामिन,
तो आपके क्वेश्चन आंसर की दिशा बदल जाएगी। अगर उन्होंने डिस्कस लिखा है तो दिशा बदल जाएगी, हाईलाइट लिखा है, एग्जामिन लिखा है, दिशा बदल जाएगी। तो डायरेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन की रूपरेखा निर्धारित होती है। सेकंड पार्ट, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, जरूर उसके बैकड्रॉप में कोई करंट इवेंट हुआ होगा। कंटेक्स्ट हमेशा लिखो। कोई क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड विद द करंट अफेयर, कोई रिसेंट रिपोर्ट आई है, कोई रिकमेंडेशन आई है, कोई घटना घटी है, जस्ट कोट इट, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर। थर्ड पार्ट इज, थर्ड इज द कंटेंट, इट इज हायरार्की वाइज आल्सो। कंटेंट थर्ड नंबर पे आता है। आप क्या लिख रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस रूपरेखा के अंदर लिख रहे हो, किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को लिख रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। कंटेंट के कई सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे डेटा। कुछ सवाल है अगर उन्हें पूछा जाता है तो उसमें डेटा सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। एग्जाम्पल, पीसीएस ने एक सवाल पूछा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इस मनरेगा स्कीम के अंदर उन्होंने जो सवाल को जब क्राफ्ट किया गया है, अगर उसको आपने डिनाई करना है या सपोर्ट करना है, यू नीड टू कोट डेटा देयर कि क्या इंप्लीकेशन आया पंजाब के अंदर मनरेगा का। तो उसके इंप्लीकेशन को जस्टिफाई करने के लिए यू नीड टू कोट डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट सोर्सेज। एक क्वेश्चन आया है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के ऊपर। तो ये जो हेल्थ मिशन है या लाइवलीहुड मिशन है, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए यू नीड डेटा। तो कुछ क्वेश्चन है जो डेटा ड्रिवन होते हैं। तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट। और क्या है, एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट। तो दीज आर दी वेरियस डिमेंशन ऑफ कंटेंट। कि कंटेंट के अंदर डेटा होना चाहिए, डायग्राम्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट होने चाहिए, एंड एग्जाम्पल्स हैज टू बी देयर। फोर्थ पार्ट, इन सबको अलाइन करने के लिए यू नीड अ स्मार्ट स्पेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्पेस लिमिटेड है। इट्स नॉट लाइक द यूनिवर्सिटी एग्जाम वेयर यू कैन गो ऑन राइटिंग एनीथिंग। तो इतनी लग्जरी नहीं है, स्पेस एंड टाइम की लग्जरी नहीं है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्पेस, यू नीड टू यूज योर स्पेस जुडिशियसली। तो हमने स्पेस मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना है। डायग्राम बनाने हैं तो प्रयास करना है छोटे डायग्राम ही बनाएं और ये प्रैक्टिस करके जाना है। फ्लो चार्ट बनाने हैं तो यू नीड टू यूज योर स्पेस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। Alright, chalo, here I am done with my lecture. In the coming week, I will be sharing another strategy for another important component, that is internal security. क्योंकि internal security एक ऐसा डोमेन है जो इंडियन सोसाइटी की तरह बहुत छोटा है। इंपॉर्टेंट है कि 5 सवाल हर साल आ रहे हैं जब भी पीसीएस कंडक्ट किया जाता है, मींस नियरली 50 to 60 मार्क्स की वेटेज है। इट इज अ वेरी गुड वेटेज। आउट ऑफ 250 अगर 50-60 नंबर का, डेट इज 1/4 या 1/5 इसकी वेटेज है, तो ये अच्छी वेटेज है। ऑलराइट, तो इतनी वेटेज के साथ यू कुड सी कि जो है कम मेहनत में अगर 50-60 नंबर का पेपर आ रहा है तो यस, यू कैन मेक इट, यू कैन मेक इट। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।